Hello everyone, welcome to Let's Learn Patho. The topic we are going to discuss today is chronic bronchitis. और इस टॉपिक को हम लोग फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम बात करेंगे इसकी इटियोपैथोजेनेसिस. Then we will come to the morphological features and the clinical features of chronic bronchitis. And then in the last part of this video, we will talk about the Reed index and its clinical significance. Now starting with the definition part, chronic bronchitis is defined as persistent productive cough for more than 3 months in 2 consecutive years and in absence of other identifiable cause. After definition, let's talk about the etiopathogenesis. The etiological agents responsible for development of chronic bronchitis are irritants like tobacco smoke, silica, dust and air pollutants. And most important among these is tobacco smoke. अब क्या होता है, जब भी हम एक्सपोज्ड होते हैं ऐसे इरिटेंट से, तो जो हमारे एयरवेज हैं उनमें प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आता है. प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ एयरवेज. अब इस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स में दो चीजें होती हैं. एक तो एयरवे की वॉल में जो गॉबलेट सेल्स हैं उनका नंबर बढ़ता है, और दूसरा एयरवे की वॉल में जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होती है. और हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि उनकी साइज बढ़ेगी. ठीक है. और इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा. और हमें पता है कि जब एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा तो म्यूकस प्लगिंग होने की वजह से एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन होगा. राइट. अब अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिएटिंग दिस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, these irritants are also responsible for inflammatory response. और ये जो inflammatory response होता है, chronic as well as acute inflammatory response will cause fibrosis of small airways. और fibrosis होने की वजह से भी क्या होगा कि airways obstruct होंगी. ठीक है. और तीसरी चीज जो ये इरिटेंट्स पर्टिकुलरली टोबैको स्मोक कॉज करता है वो होता है अक्वायर्ड CFTR डिसफंक्शन. CFTR डिसफंक्शन की वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो होता है डिहाइड्रेटेड टाइप का. और एक डिहाइड्रेटेड म्यूकस जब होता है तो उसकी क्लियरिंग इम्पेयर होती है. अब क्लियरिंग इम्पेयर्ड होगी तो क्या होगा, वापस से म्यूकस एक्यूमुलेट होगा, म्यूकस प्लगिंग होगी और एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा. सो दिस इज अबाउट द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हमारे ग्रॉस फीचर्स क्या होंगे और फिर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या होंगे. ग्रॉस फीचर्स में दो मेन चीजें याद रखनी है. पहली चीज है कि जो एयरवे की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी ना, उसमें हमें 3 चीजें देखने के लिए मिलेंगी. हाइपरीमिया, स्वेलिंग एंड इडिमा. और दूसरा, क्योंकि बहुत सारा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है तो जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं दे आर फिल्ड विथ हैवी सिक्रीशंस. ठीक है. ग्रॉस फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की. और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो होता है हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस ग्लैंड एंड हाइपर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. ठीक है. दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है वो होती है ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ऑब्लिटरेंस. जिसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हो क्या रहा है कि म्यूकस प्लगिंग हो रही है
ठीक है। उसके अलावा हमने देखा पैथोजेनेसिस में कि फाइब्रोसिस भी हो रही थी, फिर इन्फ्लेमेशन भी हो रहा था। और इन तीनों चीज़ों की वजह से बेसिकली क्या होगा कि जो ब्रोंक्यूल्स का ल्यूमन है वो ऑब्लिटरेट करेगा, ठीक है। और तीसरी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो होता है ब्रोंकियल इपिथीलियम में। तो ब्रोंकियल इपिथीलियम में तुम्हें स्क्वैमस, मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया जैसे चेंजेस हो रहे हैं, इसी वजह से रिस्क होता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है इट कैन डेवलप इनटू लंग कैंसर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। और क्लिनिकल फीचर्स में जो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर होगा वो हम बहुत लॉजिकली डेफिनेशन से डिराइव करके लिख सकते हैं कि परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया। अब ये दोनों फीचर्स क्यों मिल रहे हैं वो समझते हैं। सपोज करो ये हमारी एक अल्वियोलाई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है। अब क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, एक्सेस में म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से म्यूकस प्लगिंग हो रही है और एयरवे की नैरोइंग हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का एंट्री कम होगा और CO2 बाहर कम निकलेगी, ठीक है। तो अल्वियोलाई में क्या कंडीशन होगी कि अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा CO2 जो होगी वो ब्लड में एंटर होगी। तो CO2 में ब्लड का लेवल CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ेगा और ऑक्सीजन की एंट्री जो होगी वो ब्लड से अल्वियोलाई में होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होगा ब्लड में वो कम होगा। तो CO2 का लेवल बढ़ गया ब्लड में, दैट इज हाइपरकैप्निया, और ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो गया, दैट इज हाइपोक्सीमिया, ठीक है। ये दो फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम हाइपरकैप्निया के कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो बेसिकली जब CO2 हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होता है देन दैट लीड्स टू ब्लूइश डिस्कलरेशन, मतलब साइनोसिस। इसलिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को हम लोग ब्लू ब्लॉटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो चौथा क्लिनिकल फीचर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जब हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को एग्जामिन करेंगे तो हमें साउंड्स सुनाई देंगे लाइक व्हीजिंग एंड रोंकाई। और इन साउंड्स के प्रोड्यूस होने का रीजन ये है कि अगर ये एयरवे है तो म्यूकस प्लगिंग की वजह से क्या हुआ, एयरवे की नैरोइंग हो गई है। तो इस नैरो एयरवे से जब एयर पास करती है तो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और पांचवा फीचर होता है कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में देखने के लिए मिलता है। कोर पल्मोनेल का सिंपल सा मतलब होता है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है जिसके पीछे का रीजन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों हो रहा होगा, बेसिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में क्या होता है ना, हाइपोक्सीमिया हुआ। तो हाइपोक्सीमिया की वजह से के रिस्पॉन्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो लंग की वेसल्स हैं उनका, ठीक है। तो जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब होगा तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर इसलिए होता है क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं उन पे वर्कलोड जो है वो बढ़ेगा, राइट। देन दैट विल लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर विच इज कॉल्ड एज कोर पल्मोनेल, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स के बाद जो लास्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रीड इंडेक्स। तो रीड इंडेक्स क्या होता है, थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर अपॉन थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन एपिथेलिया एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर। टू अंडरस्टैंड रीड इंडेक्स हमें पता होना चाहिए कि एयरवे की जो वॉल्स होती हैं उनमें उनकी बेसिक आउटलाइन क्या है। एयरवे की वॉल्स में ना 4 ही लेयर्स होती हैं। हमारी म्यूकोसा होती है जिसमें 2 चीजें आती हैं, एपिथेलियल लेयर एंड आवर लमाइना प्रोप्रिया, ठीक है। फिर सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा लेयर में हमारी
म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, और फिर आती है हमारी कार्टिलेज लेयर, और कार्टिलेज लेयर के बाद आती है एडवेंटिशियम। तो मान लो अगर एयरवे की वॉल में म्यूकस ग्लैंड की लेयर जो है वो उसकी थिकनेस x है, और इपिथीलिया और कार्टिलेज लेयर के बीच की जो वॉल है उसकी थिकनेस y है। तो यहाँ पे हम रीड इंडेक्स को डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर अपॉन थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन इपिथीलिया एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर, मतलब x अपॉन y। तो ये हो गया हमारा रीड इंडेक्स। अब रीड इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है? दैट इट इज यूज्ड टू असेस हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस ग्लैंड। बेसिकली देखो होता क्या है कि रीड इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.4। अगर म्यूकस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होगी तो x बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से रीड इंडेक्स जो होगा वो 0.4 से ज्यादा होगा, जो कि हमें ऑब्वियसली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में देखने के लिए मिल रहा है।